28 दिसंबर 1937 मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्म होता है रतन टाटा का। जब वो 10 साल के थे तो उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके मासूम से दिल को झकझोर कर रख दिया। उनके पिता नवल टाटा और मां सोनी टाटा ने अलग होने का फैसला कर लिया। इसके कारण रतन टाटा को न सिर्फ पर्सनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा बल्कि स्कूल में रैगिंग और पर्सनल अटैक्स भी झेलने पड़े, क्योंकि उस समय डिवोर्स इतना आम नहीं था जितना कि आज है। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने उन्हें संभाला, प्यार से उनकी परवरिश की, संस्कार दिए और हर परिस्थिति में इज्जत बनाए रखने का इम्पोर्टेंस समझाया। समय के साथ रतन टाटा बड़े हो रहे थे और मुंबई में अपनी स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1955 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का रुख किया। यूएस का ये सफर उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहा था। वहां उनके सपनों को नए पंख मिलने लगे। लेकिन किस्मत के प्लान तो कुछ और ही थे। अचानक यहाँ इंडिया में उनकी दादी की तबीयत खराब होने लगी। वो दादी जो उनके लिए सब कुछ थी, जिसने उन्हें सपने देखना और उन्हें पूरा करना सिखाया था। बस रतन टाटा सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिना किसी झिझक के इंडिया वापस आ गए और यहाँ से शुरू होती है एक नए संघर्ष की कहानी, जब उन्होंने अपना करियर इंडिया में शुरू करने का फैसला किया। 1962 में जब रतन टाटा इंडिया वापस आ गए, उन्हें आईबीएम से एक जॉब ऑफर मिला, लेकिन जेआरडी टाटा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन उन्होंने रतन टाटा को अपने पास बुलाया और कहा, तुम इंडिया में होते हुए आईबीएम के लिए काम कैसे कर सकते हो? तुम एक टाटा हो और अब वक्त आ गया है कि तुम अपने परिवार के बिजनेस का हिस्सा बनो। उन्होंने जेआरडी टाटा के कहने पर टाटा ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि वो उनके लिए फादर फिगर होने के साथ साथ उनके मेंटोर भी थे। यही वो मोमेंट था जब 25 साल के रतन टाटा की जिंदगी का असली ट्रांजिशन शुरू हुआ। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के किसी बड़े पद से शुरुआत नहीं की, बल्कि टाटा मोटर्स की जमशेदपुर ब्रांच में एक असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन किया। फैक्ट्री फ्लोर पे लोगों के बीच काम करना उनकी लीडरशिप का एक यूनिक स्टाइल बना। वो अपने वर्कर्स के साथ में जमीनी तौर पर जुड़े और दुनिया को ये दिखाया कि असली लीडर वही होता है जो अपने लोगों का दर्द समझता है। उनके हार्डवर्क और सूझबूझ के कारण महज 3 साल में ही उन्हें टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। 1969 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप के मैनेजरियल हेड के तौर पे ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। वहां उन्होंने एक नए एनवायरनमेंट में काम करते हुए लीडरशिप स्किल सीखे। उनकी ये लर्निंग टाटा ग्रुप के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हुई और 2 साल बाद 1971 में उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली। वो थी स्ट्रगलिंग कंपनी नेल्को को रिवाइव करना। ये उनका पहला इंडिपेंडेंट असाइनमेंट था, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं होने वाला था जितना उन्होंने सोचा था। नेल्को, जो कि शुरुआत में एक रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और इंडिया में रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस काफी स्ट्रगल कर रहा था। नेल्को, जो कि अभी 20% मार्केट शेयर रखती थी, वो अब 2% पर आके गिर चुकी थी, यानी कि लगभग सारा मार्केट खत्म हो चुका था। इस पॉइंट पर रतन टाटा ने डायनामिक डिसीजन लेते हुए रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग बंद करा दी और कंपनी के रिवाइवल के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। और देखते ही देखते सिर्फ 3 सालों के अंदर बिजनेस काफी इंप्रूव कर गया और नेल्को का मार्केट शेयर वापस से 20% पर आ गया। जिस तरह से उन्होंने ये चैलेंज फेस किया, उसी तरह से उनकी अगली बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका इंतजार कर रही थी, यानी कि एम्प्रेस मिल्स जैसी स्ट्रगलिंग कंपनी को रिवाइव करना। रतन टाटा ने इसे भी एक चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया और कुछ ही सालों में न केवल उसे कर्ज से बाहर निकाला बल्कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाकर दिखा दिया। नेल्को और एम्प्रेस मिल्स की सफलता के बाद 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की प्राइमरी कंपनी टाटा एंड सन्स का डायरेक्टर बना दिया गया। लेकिन रतन टाटा कंपनी को और भी एक्सपैंड करके नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। इसलिए 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स किया। 1981 में वो टाटा इंडस्ट्रीज के अनअपोज्ड डायरेक्टर चुने गए। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ब्रांड की पहचान एक ऐसे एम्पायर के रूप में बनती जा रही थी जिसमें हर चीज शामिल थी, यानी कि नमक से लेकर चाय तक, कार से लेकर एरोप्लेन्स तक, सुई से लेकर बड़े ट्रक तक और घड़ियों से लेकर एयर कंडीशनर तक। वो टाटा ग्रुप को एक ऐसे लेवल पे ले गए जहां हर प्रोडक्ट कैटेगरी में टाटा का नाम छा गया। रतन टाटा की इस वर्किंग स्टाइल से सीनियर मैनेजमेंट और जेआरडी टाटा को समझ में आ गया कि रतन टाटा कितने ज्यादा कैपेबल हैं और इसी वजह से 1991 में जेआरडी टाटा ने 87 की एज में अपनी कुर्सी रतन टाटा को सौंप दी और वो अब बन गए थे टाटा ग्रुप के चेयरमैन। ये एक ऐसा वक्त था जब टाटा ग्रुप को दोनों तरफ से इंटरनल और एक्सटर्नल मैसिव चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक्सटर्नल साइड पर देश की इकोनॉमी खुल गई थी, यानी कि फॉरेन कंपनीज का इंडिया में आना शुरू हो गया और पुरानी इंडियन कंपनीज को तगड़ा कंपटीशन मिलने लगा।
बहुत से बड़े ग्रुप्स लिबरलाइजेशन की आंधी में खो गए, लेकिन टाटा ग्रुप इंटैक्ट रहा क्योंकि रतन टाटा ने विजन के साथ ग्रुप को संभाल लिया। अगर इंटरनल चैलेंजेस की बात करें तो टाटा ग्रुप की अलग अलग 95 कंपनीज थीं और हर कंपनी अपने मनमाने ढंग से चल रही थी। रूसी मोदी जैसे लोग जो खुद को चेयरमैन बनाना चाहते थे, उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया। रतन टाटा ने स्मार्टली इस विद्रोह को हैंडल किया और पुराने लोगों को हटाकर नए टैलेंट के लिए जगह बनाई और ग्रुप के स्टेक और कंट्रोल को मजबूत किया। अगर रतन टाटा 1991 में नहीं आते तो 2000 तक टाटा ग्रुप की कई कंपनीज अपने अलग अलग रास्ते पे चली जाती। खैर, अब वक्त आ चुका था जब रतन टाटा ने अपने विजन को सिर्फ इंडिया तक नहीं बल्कि दुनिया तक फैलाने का सपना देखा। 2000 में उन्होंने टाटा टी के जरिए ब्रिटिश टी कंपनी टेटली को एक्वायर करके देश विदेश में तहलका मचा दिया, क्योंकि पहली बार एक इंडियन कंपनी ने एक ब्रिटिश कंपनी को एक्वायर किया। इस एक्विजिशन के बाद से ही टाटा ग्रुप इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान धड़ल्ले के साथ बनाने लगे। एक तरफ टाटा ग्रुप इंटरनेशनल एक्विजिशंस कर रहा था तो दूसरी तरफ रतन टाटा ने अपना फोकस टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट किया। 2004 में टीसीएस का फोकस इंडियन कंपनीज को बेसिक काम जैसे कि डेटा एंट्री और बुक कीपिंग जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देने पर था, जो कि काफी लो लेवल का वर्क था। अब यहां से रतन टाटा ने एक विजनरी स्टेप लिया। उन्होंने टीसीएस को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से हटाकर सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद टीसीएस इंडिया और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाने लगी। बाद में टाटा ग्रुप ने टीसीएस का आईपीओ भी लॉन्च किया, जिससे कंपनी को आगे बढ़ने के लिए फंडिंग मिली और आज टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन चुकी है। टेक्नोलॉजी के बाद टाटा ग्रुप ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया। 2008 में रतन टाटा ने अपना अगला बड़ा कदम उठाया। टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसे वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स को खरीदकर एक और हिस्टोरिक एक्विजिशन किया। इस डील ने रतन टाटा को दुनिया के टॉप ग्लोबल बिजनेस लीडर के तौर पे पहचान दिलाई और इसी के साथ रतन टाटा ने अपने क्रिटिक्स को गलत साबित कर दिया। फिर वो वक्त आ गया जब रतन टाटा ने एक ऐसे सपने को हकीकत बनाया जो हर इंडियन फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट था। उन्होंने देखा कि ज्यादातर इंडियन फैमिलीज कार अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से उन्हें स्कूटर्स पर जाना पड़ता था, जो कि ना सिर्फ अनकंफर्टेबल होता था बल्कि अनसेफ भी था। तो रतन टाटा का ड्रीम था कि एक मिडिल क्लास फैमिली का स्कूटर से एक कार में ट्रांजिशन करवाना। इसीलिए उन्होंने टाटा नैनो कार का मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन किया, जो कि केवल 1 लाख रुपए की प्राइसिंग पर लिस्ट की गई। लेकिन मार्केटिंग और ब्रांडिंग के चलते नैनो को लो स्टेटस सिंबल और चीपेस्ट कार के तौर पे देखा गया। लोगों ने अपनी सेफ्टी से ज्यादा अपने स्टेटस को इंपॉर्टेंस दिया और लोगों के मन में इसका एक नेगेटिव परसेप्शन बन गया, जिस वजह से वो एक फेलियर साबित हुई। लेकिन कहते हैं ना कि फेलियर और कुछ नहीं तो लर्निंग तो जरूर देके जाता है। अब यहां से रतन टाटा ये तो समझ गए थे कि प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो, ब्रांडिंग और परसेप्शन भी बहुत जरूरी होता है। रतन टाटा की बिजनेस अचीवमेंट्स के साथ ही उनकी इंसानियत उन्हें सबसे अलग बनाती है। 2008 में जब मुंबई के ताज होटल पर टेररिस्ट अटैक हुआ तो रतन टाटा ने दिखाया कि असली लीडर वही होता है जो सबसे पहले इंसानियत को रखता है। ताज के आसपास के लोगों को उन्होंने खुद फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट बनाया, जो कि आज तक अटैक के विक्टिम्स की मदद करता है। फाइनली 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरी की पूरी लेगेसी छोड़ दी है। आज भी जब हम टाटा ग्रुप के नए अचीवमेंट्स को देखते हैं, चाहे वो ग्लोबल एक्विजिशन हो या फिर लोगों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज बनाना, हम उन्हीं सपनों को महसूस करते हैं जो रतन टाटा ने कभी देखे थे। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। रतन टाटा कहते थे, अगर जल्दी जाना है तो अकेले जाओ, लेकिन दूर जाना है तो सबको साथ लेकर चलो। टाटा ग्रुप ने हमेशा अपने इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स और देश को साथ लेकर बिजनेस किया। इसीलिए जितनी सफलता उन्हें मिली है, उससे कहीं ज्यादा इज्जत उन्होंने पाई है। उनकी इसी सोच और लेगेसी के कारण आज रतन टाटा को भारत रत्न अवार्ड देने की आम लोगों द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। अगर आप भी ऐसा ही सेंटिमेंट रखते हैं और रतन टाटा जी के प्रति आपका जो प्यार, सम्मान था, उसे शब्दों में पिरोकर कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।